हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके खुद के इंग्लिश चैनल इजी इंग्लिश ट्यूटर पे, जहां आपको इंग्लिश से रिलेटेड सारे चैप्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और जाएंगे। ये वीडियो फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस से रिलेटेड है, इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। चूँकि मेरे पिछले वीडियो में मैं फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस को टच नहीं कर पाया था, वीडियो काफ़ी लंबा चलने के कारण, तो यहाँ उससे रिलेटेड सारे डाउट्स आपके सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और कहनी थी आप लोगों से कि लोग अक्सर टेंस के चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये सोचते हैं कि ये चैप्टर बेकार है, क्योंकि बचपन से पढ़ते आते हैं, क्लास 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, हर क्लासेस में ये चैप्टर पढ़ते हैं, तो अब शायद ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहा हो। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से आपको इंग्लिश बोलनी है, इस समय की ज़रूरत है। टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना टेंस की जानकारी के हम लोग ना इंग्लिश बोल सकते हैं, ना इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है कि हमें हर सेंटेंस के लिए, हर तरह के सेंटेंस के लिए और हर टेंस के लिए उस स्ट्रक्चर को रटने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बेसिक सेंटेंसेस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड क्वेश्चन, बेसिकली 4 यही सेंटेंसेस होते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ लेते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसके ऑर्डर क्या होते हैं? फर्स्ट नंबर पे सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड नंबर पे मेन वर्ब, फोर्थ नंबर पे ऑब्जेक्ट या फ्रेज होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सफल होता हुआ नज़र आता है। ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रनिंग मेन वर्ब है, इन द फील्ड फ्रेज है। तो ये से स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सही है। निगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ हम नॉट लगा देते हैं, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यस नो आंसर क्वेश्चन में इस प्रकार के प्रश्न हिंदी में क्या और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। हम लोग हिंदी में आने वाले क्या के लिए इंग्लिश में वाट नहीं लगाते, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज जो भी है। जैसा कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में मैंने लिखा है, यहाँ पे था ही इज़ नॉट रनिंग इन द फील्ड, तो अगर नॉट को हटा दे तो ही इज़ रनिंग इन द फील्ड। तो सिर्फ इस क्या के लिए हमने क्या किया, इज को आगे लगा दिया। इज ही रनिंग इन द फील्ड, ये बन गया यस नो आंसर क्वेश्चन। और WH वर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, और ये स्टार्ट होता है क्वेश्चन वर्ड से, जैसे वाट, वाई, व्हेन, हाउ एक्सेट्रा। तो सबसे पहले WH वर्ड लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसा कि हमने लिखा था, इज ही रनिंग इन द फील्ड, क्या वो मैदान में दौड़ रहा है। अब हमें लिखना है वह मैदान में क्यों दौड़ रहा है, तो क्यों का वाई होता है, वाई इज ही रनिंग इन द फील्ड। ये ऑर्डर एकदम करेक्ट है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोचेंगे कि मैं फिर से स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस क्यों बता रहा हूँ, तो मैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हर एक टेंस के लिए चारों तरह के स्ट्रक्चर्स को रटने की ज़रूरत ना पड़े। आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और आसानी से आप टेंस पे कमांड कर सकते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को जान के। तो फ्रेंड्स, आज पास्ट टेंस के क्लासेस होने वाले हैं, इसलिए मैं पास्ट टेंस से स्टार्ट करता हूँ। सिंपल प्रेज पास्ट, सॉरी दिस इज़ माय मिस्टेक, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस लिखेंगे हम लोग। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस से स्टार्ट करेंगे। इसकी पहचान क्या होती है? पहचान ये होती है कि क्रिया के अंत में सिर्फ आ, ए, ई की मात्रा लगी रहती है। इस टेंस के वाक्य के अंत में ना तो है होता है और ना ही था होता है। जी हाँ, इस टेंस के अंत में ना तो है होता है और ना ही था होता है। और इसके यूसेज क्या हैं? तो इस टेंस का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए होता है कि कोई भी एक्शन, कोई काम जो है वो पास्ट में बहुत पहले ख़त्म नहीं हुआ, रिसेंट पास्ट में ख़त्म हुआ है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दो ग्रुप्स में मैंने इसे क्लासिफाई किया है, क्योंकि पॉजिटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल नहीं होता और नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं हम और मेन वर्ब लगाते हैं V2, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जैसे गो का बन जाता है वेंट। तो सेंटेंस है, राम ने मुझे बुलाया। आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी है या था नहीं है, तो हमने उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, पॉजिटिव सेंटेंस वाले स्ट्रक्चर को। रामू
कॉल्ड मी। रामू सब्जेक्ट है, कॉल्ड मेन वर्ब है और मी ऑब्जेक्ट है। तो 4 कंपोनेंट्स थे वहाँ पर। चूंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना नहीं है इसीलिए हमने 3 में ही इसे कंप्लीट कर लिया है। अब हमें याद रखना होगा कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के रूप को जानकर सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। हम सेंटेंसेस आराम से लिख सकते हैं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है और मेन वर्ब V1 आ जाता है। हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाता है और मेन वर्ब V1 आ जाता है। याद रखें, हम लोग डिड के साथ V2 कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कॉमन एरर्स में आता है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं यू डिड नॉट केम हेयर, दैट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग सेंटेंस। तुमने क्रिकेट नहीं खेला, ये नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड लगाने वाले हैं। आपने ऑर्डर देखा था, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने इसी पे इसे सेट किया है। तुमने का यू, हेल्पिंग वर्ब लगाना था डिड, नहीं के लिए नॉट लगाना था और खेला के लिए प्ले लगाना था और क्रिकेट लास्ट में ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हमारा एकदम करेक्ट होता हुआ यहाँ पर यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट लिखा जाता है। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स वही हैं, हेल्पिंग वर्ब डिड है और मेन वर्ब V1 है। तो सेंटेंस है क्या तुमने क्रिकेट खेला। क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डिड यू प्ले क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वहाँ पर 4 कंपोनेंट्स थे और 4 कंपोनेंट्स यहाँ भी हैं। अब हम लिखते हैं तुमने क्रिकेट कब खेला। तुमने क्रिकेट कब खेला, ये कब एक WH वर्ड क्वेश्चन है। तो व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट, व्हेन डिड यू प्ले क्रिकेट, ये WH वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर मेन वर्ब और डिड लिखा है तो V1 लिखेंगे हम और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। चूंकि डिड जो है कॉमन है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए है, तो यहाँ पर हमें वो प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कहाँ सिंगुलर लगाना है कहाँ प्लूरल लगाना है। तो इस तरह से आपने देखा कि एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ अगर चले तो इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं एक्सेट्रा लगा रहता है। हिंट या यूसेज, दिस टेंस शोज द एक्शंस विच वर गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम। पास्ट में कोई काम जो चल रहा था, जारी था, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो वॉज लगाते हैं हम लोग विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा, जैसे ही, सी, इट और एक नाउन या आई एक्सेप्शन है यहाँ पर। आई को ऐसे प्लूरल कंसिडर किया जाता है लेकिन यहाँ पर ये सिंगुलर में आता है, आई के साथ भी वॉज लगेगा। और वर कहाँ लगाते हैं, तो वर लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जैसे वी, यू, दे या किसी प्लूरल नाउन को जब सब्जेक्ट बना दिया जाए। फ्रेंड्स, इसे WERE वेयर नहीं पढ़ते, इसे वर पढ़ते हैं। मेन वर्ब क्या है आपका, तो मेन वर्ब V4 है, यानी V1 के साथ जब हम ING लगा देते हैं तो ये V4 हो जाता है। अब आपको हेल्पिंग वर्ब पता है, आपको मेन वर्ब पता है, आपको स्ट्रक्चर मैंने वीडियो के बिगनिंग में बताया। अब आप देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, वह गाड़ी चला रहा था, ही वॉज ड्राइविंग द कार। यहाँ आप व्हीकल भी लिख सकते हैं, मैंने कार लिखा है। ही वॉज ड्राइविंग द कार, तो ही सब्जेक्ट है, वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो हमें यहाँ से मिला, ही के साथ, ही सिंगुलर था। ड्राइविंग हमें यहाँ से मिला क्योंकि चला रहा था है, और कार हमें सेंटेंस से मिला। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर काफ़ी है। वह गाड़ी नहीं चला रहा था, अब हमें क्या करना है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। क्या वे लोग गाड़ियाँ चला रहे थे, तो प्लूरल दिखाने के लिए मैंने इस बार वे लोग का इस्तेमाल किया है। तो हमने क्या किया, इस क्या के लिए यहाँ वर लिखा, वॉट नहीं लिखा, क्योंकि क्या लगने से ये यस नो आंसर क्वेश्चन होता है और यस नो आंसर क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। दे प्लूरल है तो वर दे ड्राइविंग कार्स, क्योंकि गाड़ियाँ चला रहे थे। वे लोग गाड़ियाँ कहाँ चला रहे थे, तो कहाँ क्वेश्चन वर्ड आ गया, WH वर्ड सबसे पहले लिखेंगे वेयर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया, वर, वेयर वर सब्जेक्ट, दे ड्राइविंग कार्स, वेयर वर दे ड्राइविंग कार्स। तो इस तरह से आपने देखा कि जब हम हेल्पिंग वर्ब जानते हैं और मेन वर्ब जानते हैं तो किसी भी तरह के सेंटेंस को लिखना कोई मुश्किल बात नहीं होती है। इस तरह से आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट को पहचानने के लिए हमें देखना होता है कि क्रिया के साथ चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थे लगा रहता है। इसका मतलब काम खत्म हो चुका था पास्ट में ही, बहुत पहले बीते हुए पास्ट में ही। यूसेज क्या है, तो दिस टेंस इज एक्शंस विच टुक प्लेस लॉन्ग अगो इन द पास्ट, बहुत पहले बीती हुई घटनाएं। तो जैसे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड यूज होता है ऑल द काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर प्लूरल का कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं है। मेन वर्ब
V3 लगाते हैं, जैसे गो का गॉन, ब्रिंग का ब्रॉट। तो ये मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आपको पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको उसी बेसिक स्ट्रक्चर पे इसको फिक्स करना है। राजू ने यह दरवाज़ा तोड़ दिया था। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को हम फॉलो करेंगे। राजू सब्जेक्ट है, राजू के साथ हम लोग हैड लगाते हैं, हैड के साथ हम लोग मेन वर्ब V3 लगाते हैं। इसके बाद हम लोग दिस डोर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम जानते हैं सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। राजू हैड नॉट ब्रोकन दिस डोर, ये नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या राजू ने यह दरवाज़ा तोड़ा था, हैड राजू ब्रोकन दिस डोर। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने देखा क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब आगे लगाना है, बस उसके लिए हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर कि व्हेन हैड राजू ब्रोकन दिस डोर। तो व्हेन क्या था, व्हेन जो है वो हमारा क्वेश्चन वर्ड था। तो सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी आपने ये देखा कि सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमें पता हो और हमें ये पता हो कि किस तरह के सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, तो हम आसानी से किसी भी टेंस के सेंटेंस को लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप देख सकते हैं इसकी पहचान क्या है। क्रिया के साथ ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, या रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ विथ टाइम लगा रहता है। रहा था, रही थी, रहे थे में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर समय ना रहे और रहा था, रही थी, रहे थे रहे तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, और अगर समय दिया रहे और फिर रहा था, रही थी, रहे थे रहे तो वो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। यहाँ पर आप यूसेज में देख सकते हैं, दिस शोज सच एक्शंस विच स्टार्टेड इन द पास्ट, ऐसी घटनाएं जो पास्ट में शुरू हुई, एंड आफ्टर रनिंग फॉर अ वाइल, और कुछ समय चलने के बाद पास्ट में ही खत्म हो गई, भूतकाल में ही खत्म हो गई। इसका हेल्पिंग वर्ब है फ्रेंड्स हैड प्लस बीन। हैड बीन क्यों नहीं लिखा हमने, हैड बीन अगर लिख देते तो ये लगता कि शायद हैड और बीन हमेशा एक साथ रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस में ये एक दूसरे से अलग हो जाता है। और मेन वर्ब V4 लगाते हैं, यहाँ भी वर्ब प्लस ING। टाइम के लिए मेरे पिछले वीडियो में भी आपने देखा होगा, और यहाँ भी आप देख सकते हैं फॉर लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, सिंस लगता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो फॉर कैसे टाइम के पहले लगाएंगे, गिने जा सकने वाले समय के साथ, जैसे 2, 3, 4, 5 जहाँ गिनती आती है वहाँ पर हम फॉर लगाते हैं। और सिंस ऐसे टाइम के साथ लगाते हैं जिसे गिना नहीं जा सकता, जैसे सुबह, शाम, जनवरी, फरवरी से गिना नहीं जा सकता, तो यहाँ सिंस लगाते हैं। आप देख सकते हैं फॉर 2 आवर्स गिनती है, फॉर 3 मंथ्स गिनती है, फॉर 2 डेज गिनती है, और सिंस में सिंस इवनिंग नहीं गिना जा सकता, सिंस चाइल्डहुड नहीं गिना जा सकता, सिंस जनवरी नहीं गिना जा सकता। तो ये काफ़ी अच्छा ट्रिक है, आप ये अच्छे से याद कर ले, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूज़न रहती है सिंस और फॉर में। वह 10 दिनों से तैयारी कर रहा था, देखिए रहा था है और यहाँ 10 दिनों समय दिया हुआ है, तो ही हैड बिन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्रिपेयरिंग मेन वर्ब, और समय फॉर 10 डेज। वह सुबह से तैयारी नहीं कर रहा था, मैंने 10 दिनों की जगह सुबह लिखा, ये दिखाने के लिए कि यहाँ सिंस लगता है। ही हैड नॉट बिन, अब आप देख सकते हैं हैड बिन एक साथ नहीं है, हैड पहले आया, नॉट बीच में लगा, और बिन मेन वर्ब के पहले लग गया है। ही हैड नॉट बिन प्रिपेयरिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको भी ऐसे ही फॉलो करना है, हैड बिन नॉट लिखना गलत होगा, नॉट हैड बिन लिखना गलत होगा, हैड नॉट बिन सही होता है। क्या तुम 2 दिनों से सो रहे थे, क्या तुम 2 दिनों सो रहे थे, आगे क्या है तो वॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हैड से स्टार्ट करेंगे। हैड यू बिन स्लीपिंग फॉर 2 डेज। वे लोग जनवरी से क्या कर रहे थे, अब क्या बीच में आ गया तो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके लिए हमें WH वर्ड लगाना होगा। वॉट हैड दे बिन डूइंग सिंस जनवरी, जनवरी चूंकि गिना नहीं जा सकता इसलिए हमने सिंस लगाया है। वॉट हैड दे बिन डूइंग सिंस जनवरी। अब चलते हैं हम लोग फ्यूचर टाइम की तरफ। फ्यूचर टेंस क्यों नहीं लिखा हमने, तो टेंस वो होता है जो श्योर हो, फ्यूचर कभी श्योर नहीं होता, इसलिए हम फ्यूचर टाइम लिखते हैं। सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसके 2 ही पार्ट्स हम पढ़ते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस जो होते हैं वो अनकन्वेंशनल होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका कोई यूज़ नहीं है। फ्यूचर परफेक्ट की जगह पर हम मॉडल्स में पढ़ते हैं विल हैव प्लस शैल हैव का यूज़, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई पढ़ाता भी है तो वो समझ लीजिए कि उसे पता नहीं है। सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में जाने तो पहचान क्या होती है इसकी, क्रिया के अंत में गा, गे, गी लगा रहता है, और इसका यूज क्या है, तो दिस टेंस शो द फ्यूचर टाइम
व्हेन एन एक्शन इज सपोज टू टेक प्लेस, भविष्य में काम कब होगा ये दिखाने के लिए। हेल्पिंग वर्ब्स इसमें शैल लगता है और विल लगता है। शैल का यूज होता है आई और वी के साथ, सिर्फ आई और वी के साथ, जबकि विल का यूज होता है बाकी सभी के साथ, आई और वी को छोड़कर। और मेन वर्ब यहाँ पर V1 लग जाता है, जैसे गो और कम। तो अगर सेंटेंस हम लिखना चाहें तो फिर से उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल है, वह कल घर जाएगा, तो ही सब्जेक्ट हो गया, ही के साथ विल लगेगा, गो V1 है और होम टुमारो, ही विल गो होम टुमारो। सेकेंड सेंटेंस है, मैं 2 दिन बाद नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट आऊंगा, सॉरी मैं 2 दिन बाद नहीं आऊंगा, आई शैल नॉट कम आफ्टर 2 days। तो यहाँ पर आई लगाया हमने तो शैल लगाया है और नॉट लगाया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फ्रेज। क्या हम लोग वहाँ जाएंगे, क्या से स्टार्ट है, हम लोग है, हम लोग का वी होता है तो हम क्या के लिए शैल आगे लगा देंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं वी के साथ शैल का यूज है। शैल वी गो देयर। वे लोग तुम्हें क्यों बुलाएंगे, अब क्यों WH वर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है तो WH वर्ड पहले लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगा, क्योंकि वे लोग दे है, दे के साथ विल लगाते हैं, वाई विल दे कॉल यू। इस तरह से आप देखते हैं कि फ्यूचर टेंस के, सिंपल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को अगर आप जाने तो आप आसानी से किसी भी तरह का सेंटेंस लिख सकते हैं। अब चलते हैं आखिरी टेंस हमारा जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। पहचान क्या है, क्रिया के साथ रहेगा, रहेगी, रहेंगे लगा रहता है। ये दिखाता है कि कोई भी काम आगे भी जारी रहेगा। इसके यूसेज क्या है, तो दिस टेंस शोज दैट एन एक्शन विल बी गोइंग ऑन या कंटिन्यू इन द फ्यूचर। कोई एक्शन जो है वो फ्यूचर में भी जारी रहेगा। हेल्पिंग वर्ब्स क्या लगते हैं, तो शैल प्लस बी का हम इस्तेमाल करते हैं आई और वी के साथ, और विल प्लस बी का इस्तेमाल करते हैं रेस्ट ऑफ ऑल के साथ। अब मैंने बीच में प्लस दिया, आप समझ गए होंगे कि बीच में प्लस क्यों दिया, क्योंकि सारे स्ट्रक्चर्स में शैल और बी एक साथ नहीं रहते, विल और बी एक साथ नहीं रहते। मेन वर्ब यहाँ पर V4 लग जाता है, जैसे V1 प्लस ING यानी ईट प्लस ING ईटिंग। तो वह कल पढ़ता रहेगा, वह का हो गया ही सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब हमें यहाँ पर विल मिल रहा है, विल बी, ही विल बी रीडिंग टुमारो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस फ्रेज या टाइम या जो भी बचता है। मैं 2 दिन बाद भी खेलता रहूँगा, आई शैल बी प्लेइंग आफ्टर 2 days टू। अगर 2 दिन बाद भी नहीं खेलता रहता तो आई शैल नॉट भी हो जाता। क्या तुम लिखते रहोगे, विल यू बी राइटिंग, क्योंकि क्या के लिए यू के साथ विल लगेगा तो विल हम आगे लगा देंगे, विल यू बी राइटिंग। विल बी यू राइटिंग गलत होगा और यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये क्या से शुरू होता है, क्वेश्चन है यहाँ पर। वह तुम्हें क्यों पढ़ाता रहेगा, क्यों WH वर्ड है, हम वाई का इस्तेमाल करते हैं, वाई विल ही बी टीचिंग यू, वाई विल ही बी टीचिंग यू, WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ देख सकते हैं विल अलग है और बी अलग है, बी हमेशा बिन की तरह वर्ब के पहले आता है और हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं आपको, आप आसानी से उस पर किसी भी तरह के ट्रांसलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे भी मैं आपके लिए ग्रामर के अलग अलग चैप्टर के वीडियोस लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, पिछले वीडियो का डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको लगे कि पास्ट से आप शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट का कहाँ है, तो आप उस लिंक पे जाके आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस के भी वीडियोस वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।